मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को सुप्रभातम। भौतिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर अपन पढ़ चुके हैं, जो कि था विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, जिसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चनों की भी अपन ने बात कर ली थी। अब अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है, गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग, गाउस लॉज एंड इट्स एप्लीकेशंस। यह फर्स्ट यूनिट का ही दूसरा चैप्टर है, जिसमें से अपने को एक बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलता है। जो बड़े क्वेश्चन, जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, वो अपने को इस चैप्टर से देखने को मिलता है, या छोटे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। तो गाउस का नियम पढ़ने से पहले अपन थोड़ी सी कुछ टॉपिकों की बात करते हैं, जिनमें पहला टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। फ्लक्स विद्युत का भी हो सकता है, आगे अपन चुंबक का भी पढ़ेंगे। तो पहले विद्युत फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स क्या है। जैसे अपन फ्लक्स किसी भी चीज का दर्शा सकते हैं। जैसे कोई नदी है, वो नदी प्रवाहित हो रही है कुछ इस प्रकार से, इस दिशा में, तो इसके जो वेग की दिशा है, इसके लंबवत कोई आपने क्षेत्रफल रखा, कोई पृष्ठ रखा, तो इस पृष्ठ में से कितना पानी प्रवाहित होगा, प्रवाहित होने वाले पानी की मात्रा, वो इसका फ्लक्स होगा। ठीक उसी प्रकार फर्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ चुके हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र पढ़ा था, और विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए जिन रेखाओं, काल्पनिक रेखाओं का उपयोग किया जाता है, उनको अपन ने कहा था विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो उसी से रिलेटेड है विद्युत फ्लक्स। तो कोई सम विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र के, जैसे कि अपन ने मान लिया ये विद्युत क्षेत्र है अपने पास, जिसको अपने नाम दिया है ई वेक्टर। तो इस विद्युत क्षेत्र की अभिलंबवत कुछ इस प्रकार से कोई क्षेत्रफल मान लिया रखा हुआ है। तो इस क्षेत्रफल से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, वो इसका विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। यहां ये जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश अपने को पता होना चाहिए। कोई भी क्षेत्रफल होता है, उसका क्षेत्रफल सदिश उस क्षेत्रफल के लंबवत बाहर की ओर होता है। जैसे कोई क्षेत्रफल ये ए है, तो इस ए क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल सदिश होगा, वो ये क्षेत्रफल ऐसे इसके लंबवत बाहर की ओर। जैसे ये अपना पृष्ठ एक रखा हुआ है, इस पृष्ठ का आपको कोई क्षेत्रफल सदिश पूछे, तो इसका हो जाएगा लंबवत बाहर की ओर, मीन्स ऊपर की ओर। तो ये इस टाइप से इसका क्षेत्रफल सदिश होगा। तो ये जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश इस डायरेक्शन में ए वेक्टर, और विद्युत क्षेत्र की दिशा ये, तो इसमें से कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, वो विद्युत फ्लक्स, वही अपन पढ़ रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत स्थित क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं, और विद्युत इलेक्ट्रिकल है तो इसे फाई ई से दर्शाते हैं। अपन ने मान लिया कि अपने पास एक समविद्युत क्षेत्र है। ये समविद्युत क्षेत्र, इसको अपन ने नाम दिया है ई वेक्टर। इस ई वेक्टर में एक क्षेत्रफल S, जिसका एक अल्पांश ds थीटा कोण पर स्थित है। ये थीटा कोण क्या है? यह है विद्युत क्षेत्र की दिशा और इस क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा के मध्य बना कोण थीटा है। तो अपने मान लिया कि वो क्षेत्रफल कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है, इस प्रकार से रखा हुआ है। ये इसका अल्पांश हो गया, टोटल S है, तो ये इसका एक अल्पांश ले लिया ds। तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी? इसके लंबवत बाहर की ओर, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी ds वेक्टर की, और ये डायरेक्शन किसकी है? ई वेक्टर की। तो इनके मध्य बना कोण अपने मान लिया कितना है? थीटा। तो इस स्थिति में इस अल्पांश का विद्युत फ्लक्स डी फाई ई इज इक्वल्स टू होगा
ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स से विद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल अल्पांश के अदिश गुणनफल के तुल्य होता है। यहां से अदिश गुणनफल डॉट से अपन इसको दर्शाते हैं। डॉट प्रोडक्ट अपन यहां से हटाएंगे तो यहां आता है कोस, साथ ही वो कोण जो इन दोनों की दिशाओं के मध्य बनता है उसको अपन ने माना है थीटा। तो ये होगा डी फाई ई इज इक्वल्स टू ई डी एस कोस थीटा। थीटा भी अपने बताया थीटा है क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा व विद्युत क्षेत्र की दिशा के मध्य बना कोण। यदि इस अल्पांश की स्थान पर अपन बात करें कि संपूर्ण क्षेत्रफल ds से कितना निर्गत फ्लक्स होगा, कितना इसका टोटल विद्युत फ्लक्स होगा, तो अपन इस समीकरण की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। संपूर्णता के लिए अपन समाकलन करेंगे इसका, तो इस साइड में समाकलन किया और इस साइड में, ये बंद पृष्ठ है तो यहां से समाकलन किया तो इसका रिजल्ट आएगा डी फाई ई का समाकलन फाई ई, और यहां ये समाकलन का चिन्ह, ये जो राउंड वाला जो चिन्ह है ये प्रदर्शित करता है बंद समाकलन को या फिर बंद पृष्ठ को रिप्रेजेंट करेगा। तो ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। यहां से अपन देख सकते हैं इस समीकरण से कि जो विद्युत फ्लक्स है ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है। पहला निर्भर करेगा विद्युत क्षेत्र के परिमाण पर कि कितना विद्युत क्षेत्र है उसके अनुसार विद्युत फ्लक्स होगा। दूसरा करेगा जो अल्पांश है उस अल्पांश के क्षेत्रफल पर, और थर्ड है कि इन दोनों की दिशाओं के मध्य बने कोण पर। तो तीन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अपन विद्युत क्षेत्र और ये क्षेत्रफल अल्पांश इन दोनों को नियत माने तो ये इन दोनों के मध्य बने कोण थीटा पर निर्भर करेगा, जिसकी अलग अलग स्थितियां अपने को देखने को मिलेंगी। इसके बाद अपन बात करें इसकी मात्रक की। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये अपन ने कहां से फाइंड आउट किया, ये अभी अपने फॉर्मूला लिखा कि डी फाई ई इज इक्वल टू था ई डी एस कोस थीटा। विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां बन जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ओके, ये मात्रकहीन राशि है। इसको दूसरे तरीके से अपन लिख सकते हैं, ये वोल्ट अपन आगे पढ़ेंगे, विद्युत विभव का मात्रक होता है तो उसमें भी अपन इसको लिख सकते हैं। तो दूसरा मात्रक इसका है वोल्ट इंटू मीटर। विद्युत फ्लक्स जो है वो एक अदिश राशि होती है। अब अभी अपन ने बात की थी कि थीटा पे निर्भर करता है विद्युत फ्लक्स का मान। तो अगर थीटा भिन्न भिन्न हो तो फर्स्ट कंडीशन लेके चल रहे हैं कि यदि थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, थीटा इज इक्वल्स टू जीरो कैसे, कि जो क्षेत्रफल है उसकी दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही हो, ये दोनों समान दिशा में हो। तो एक क्षेत्रफल जो है वो एस ऐसे है तो इसकी दिशा होगी ये एस की डायरेक्शन, या ds लें तो ds की डायरेक्शन, और इसी दिशा में हो विद्युत क्षेत्र। तो इस स्थिति में थीटा जीरो होता तो कोस 0 1, इस स्थिति में उस फॉर्मूले से डी फाई ई बराबर मिलेगा ई डी एस। तो यहां पे जब दोनों एक ही दिशा में होती हैं, दोनों की दिशा, तो फ्लक्स का मान धनात्मक होता है। दूसरा केस, यदि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 होता तो कोस 180 माइनस 1। 180 कैसे, कि क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल की डायरेक्शन तो हो जाए ये कि इस दिशा में है। अपन ने इसको ऐसे माना है, एक पृष्ठ को इस टाइप से माना था। अब की बार आपने इसको चेंज कर दिया, चेंज करके कुछ इस प्रकार से रख दिया, और विद्युत क्षेत्र की दिशा वही है, तो दोनों की दिशाओं के मध्य बना कोण कितना हो गया 180 डिग्री। इस स्थिति में यहां से निर्गत जो फ्लक्स है उस फ्लक्स का मान ऋणात्मक होगा, क्योंकि कोस थीटा 180 माइनस 1 फॉर्मूले में पुट की वैल्यू, तो डी फाई ई बराबर बचेगा माइनस ई डी एस। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ऋणात्मक फ्लक्स प्राप्त होता है। थर्ड केस, यदि थीटा 90 हो, 90 मीन्स जो आपका पृष्ठ है उस पृष्ठ की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा के मध्य बना कोण कितना हो 90 डिग्री हो, कुछ इस प्रकार से। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है और पृष्ठ को आपने ऐसे रखा तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन हो गई पृष्ठ की,
इस प्रकार से। तो इस स्थिति में यहां इसमें से निर्गत फ्लक्स शून्य होगा, अर्थात इस स्थिति में इसमें से कोई भी विद्युत बल रेखा नहीं गुजर सकती। और जब कोई विद्युत बल रेखा नहीं गुजरेगी तो यहां पे फ्लक्स का मान क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि परिभाषा यही थी कि जितनी बल रेखाएं गुजरती हैं उनकी संख्या ही विद्युत फ्लक्स के तुल्य होती है। तो इस प्रकार से ये था विद्युत फ्लक्स। अगला अपना टॉपिक आता है सतत आवेश वितरण, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सतत आवेश वितरण क्या है? आवेश का सतत रूप से वितरण करने की प्रक्रिया को, कि कोई भी अपने पास पृष्ठ है, कोई भी अपने पास रेखा है, कोई अपने पास आयतन है, उस पर आप कंटिन्यूअसली आवेश को वितरित करते रहें। क्योंकि अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि आवेश जो होता है वो आवेश क्वांटाइज्ड, क्वांटीकृत होता है। तो अगर वो, वैसे तो वो टुकड़ों में एक से दूसरे पर ट्रांसफर होता है, लेकिन अपन समय की बात करें, अल्प समय हो तो अपन मान सकते हैं कि ये सतत रूप से एक निकाय पर दूसरे निकाय, एक निकाय से दूसरे निकाय पर वितरित होता है या ट्रांसफर होता है। तो आवेश का सतत रूप से वितरण करने की प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे, सतत आवेश वितरण। ये ज्यामिति के अनुसार 3 प्रकार से हो सकता है। अगर एक विमीय है मीन्स तब होगा रेखीय आवेश वितरण, द्विविमीय है तो होगा पृष्ठ आवेश वितरण, और त्रिविमीय है तो होगा आयतन आवेश वितरण। तो तीनों को अपन डिफरेंट तरीके से देखेंगे। तो पहला अपने पास आता है रेखीय आवेश वितरण। तो कोई रेखीय आवेश वितरण, कोई रेखा अपने पास में, ये अपने पास एक रेखा है, मान लिया L लंबाई की है। तो यदि कुल आवेश Q इस पर समान रूप से सतत रूप से आप वितरित कर दें प्लस Q, तो ये रेखीय आवेश वितरण कहलाएगा। तो किसी रेखा पर आवेश के समान या सतत रूप से वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहेंगे। इसी क्रम में आता है रेखीय आवेश घनत्व। सिंपल घनत्व की बात अपन कर चुके हैं 11th क्लास में, छोटी क्लासों में पढ़ा अपन ने। घनत्व क्या होता है? सिंपल वो होता है एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान, क्या कहलाता है? घनत्व। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी घनत्व होगा। रेखीय आवेश घनत्व है तो रेखा की बात होगी, आवेश है तो आवेश की बात होगी। तो रेखा, कोई भी एक रेखा है, उसकी एकांक लंबाई पर वितरित आवेश, अर्थात उस पर कितना आवेश विद्यमान है एकांक लंबाई पर, उसी मात्रा को अपन क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से दर्शाया जाता है। यदि कोई अपन ने L लंबाई की रेखा मानी और उस पर प्लस Q आवेश वितरित है, तो इसके अल्पांश dl पर आवेश होगा dq। तो आवेश घनत्व हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू dq अपॉन dl, अर्थात एकांक लंबाई पर कितना आवेश उपस्थित है वो उसका रेखीय आवेश घनत्व। घनत्व जो होता है वो अपन कह सकते हैं एक कांस्टेंट राशि होती है। तो यहाँ पे वही दर्शाया अपन ने, लैम्डा इज इक्वल्स टू dq अपॉन dl। मात्रक लिख सकते हैं, आवेश का मात्रक कूलम और लंबाई का मात्रक मीटर। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे कि एक L लंबाई और इस पर प्लस Q आवेश वितरित है, ये प्लस Q आवेश वितरित है, और इसका एक अल्पांश लिया dl, तो इस पर आवेश होगा dq। तो इस स्थिति में अपन रेखीय आवेश घनत्व इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। ये घनत्व जो मैंने कहा नियत होता है। नियत कैसे? क्योंकि जब अपन बात करें dl के स्थान पर अगर अपन इसकी लंबाई बढ़ाते हैं, L बढ़ाएंगे, तो उस पर आवेश का मान भी बढ़ता है। तो ये एक अनुपात है, अनुपात दोनों का सदैव क्या रहेगा? समान रहेगा। नेक्स्ट है दूसरा, जब द्विविमीय आकृति हो, और द्विविमीय आकृति होती है तो पृष्ठ बनता है, तो पृष्ठ आवेश वितरण। तो कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया अपन ने, उस पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आवेश के सतत रूप से वितरण को क्या कहेंगे? पृष्ठ आवेश वितरण कहेंगे। उस पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश, परिभाषाएं लगभग समान है। रेखा के स्थान पर अपने पृष्ठ लिया है, लंबाई के स्थान पर अपने क्षेत्रफल लिया है। तो पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसका जो सिंबल होता है वो होता है सिग्मा, इसे सिग्मा से दर्शाया जाता है। तो देखें कैसे। तो मान लिया कि एक पृष्ठ था, ये एक अपने पास में पृष्ठ है,
जिसको मैंने कहा है ए है टोटल, इस पर टोटल आवेश है प्लस क्यू। इसमें से एक अल्पांश लिया जिसका मान होगा डी ए, तो आवेश भी कितना होगा, डी क्यू आवेश होगा। तो इस स्थिति में जो सिग्मा है वो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी ए। परिभाषा के अनुसार अपन कह सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा। इसका मात्रक, आवेश का मात्रक कूलम और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। यदि आकृति त्रिविमीय हो, 3D हो, तो 3D डायमेंशन के लिए आयतन होगा। तो कोई भी आपके पास से आकृति है उसमें संपूर्ण आयतन या फिर आप कह सकते हो संपूर्ण आकृति में आवेश के सतत वितरण को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। इसी क्रम में आयतन आवेश घनत्व है, इसे रो से दर्शाते हैं। तो एक मान लिया कि अपने पास आयतन है, कुछ इस प्रकार से अपन मान सकते हैं। एक आयतन है जिसको टोटल आयतन V माना है, जो प्लस Q आवेश इस पे आपने वितरित किया है, जो समरूप फैला हुआ है इस प्रकार से। इसमें से एक अल्पांश लिया, ये एक अल्पांश है, अल्पांश को नाम दिया आपने dV, तो इस पर आवेश भी कितना होगा, dQ। तो घनत्व क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू dQ अपॉन dV। तो एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश कहते हैं। रो से दर्शाया जाता है, इसे कहते हैं रो। मात्रक होगा आवेश का कूलाम और आयतन का होता है मीटर क्यूब, कूलाम पर मीटर क्यूब। ये अपना आवेश वितरण। अब इस जो सतत आवेश वितरण अपन ने पढ़ा है, इसकी सहायता से अपन किसी परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। कोई भी बिंदु है उसके लिए अपन पहले एक आवेश मानेंगे जो परीक्षण होगा, परीक्षण आवेश पर बल का मान ज्ञात करेंगे और उसकी सहायता से किसी भी बिंदु पर अपन विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। तो उसी क्रम में अपन तीनों की बात करेंगे। तो पहला है रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। तो मान लिया कि एक आपके पास रेखिक तार है जिसकी लंबाई है टोटल कैपिटल L और उसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा है। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं अभी। तो तार का अल्पांश, टोटल लंबाई L है, उसकी एक अल्पांश मान लिया dl, उससे स्मॉल r स्थिति सदिश पर कोई परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, ये अपन मान के चलते हैं। तो उसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं अपन। तो एक L लंबाई का, ये टोटल लंबाई L है जिसका आवेश घनत्व है, रेखिक आवेश घनत्व लैम्डा है। इसका एक अल्पांश, ये एक अल्पांश कंसीडर किया जिसकी लंबाई हो जाएगी dl। तो इस dl से r स्थिति सदिश पर कोई बिंदु P रखा हुआ है, तो इस बिंदु P पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो उसके लिए अपन क्या माने कि इसके ऊपर एक रेखीय जो परीक्षण आवेश है वो रखा हुआ है। तो परीक्षण आवेश मैंने मान लिया Q0 रखा हुआ है। तो इस अल्पांश dl के लिए अपन लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू, इस पर आवेश अपन ने मान लिया कितना होगा, dq। अल्प दूरी है तो आवेश भी अल्प होगा, तो लैम्डा बराबर होगा dq अपॉन dl। परिभाषा से लिख दिया। तो अल्पांश पर आवेश कितना हो जाएगा, dq बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू dl। तो इस अल्पांश द्वारा परीक्षण आवेश Q0 पर लगा बल कूलाम नियम से, कूलाम का नियम अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। कूलाम नियम से F बराबर होता है K Q1 Q2 R स्क्वायर। तो अल्प है, अल्पांश है तो बल भी अल्प ही लगाएगा, कम ही लगाएगा। तो DF इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल्स टू K Q1 आपके पास में ये, Q2 आपके पास में ये, अपॉन बीच की दूरी R स्क्वायर और R कैप यहाँ एकांक सदिश है जो इस बल की दिशा को व्यक्त करेगा। मीन्स ये बल की दिशा इसके दिशा में होगी। dq का मान यहां से रख दिया अपन ने। तो df वेक्टर बराबर बना KQ लैम्डा dl अपॉन R स्क्वायर R कैप। K का मान हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये तो था इस अल्पांश के कारण। अगर इस कुल
तार के कारण अपने को बल लिखना हो तो कुल तार के कारण बल के लिए अपन इसका समाकलन कर देंगे। समीकरण 1 का समाकलन करेंगे तो dF होगा F वेक्टर इज इक्वल्स टू के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट राशि है तो समाकलन से बाहर। परीक्षण आवेश जो है, परीक्षण आवेश Q नोट ये भी कांस्टेंट है तो ये भी समाकलन से बाहर। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, और ये इंटीग्रेशन आपने ये लाइन इंटीग्रेशन, क्योंकि अपन रेखीय पढ़ रहे हैं, लीनियरली पढ़ रहे हैं, तो लाइन इंटीग्रेशन ये लेमडा dl/r² r कैप, ये तो उस पर रेखीय परीक्षण आवेश पर लगा कुल बल है। अब बल की सहायता से अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, जिसका फॉर्मूला पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के अनुपात के इक्वल होता है। मीन्स E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q नोट। तो यहाँ पे F वेक्टर का समीकरण 2 से मान रखा आपने, Q नोट से Q नोट कैंसिल आउट हो जाएगा। लेमडा अभी मैंने बताया कि घनत्व है, ये भी एक नियत राशि है तो ये भी समाकलन से बाहर। Q नोट से Q नोट कैंसिल आउट हो गया तो E वेक्टर बराबर अपने पास बचता है लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लाइन इंटीग्रल dl/r² r कैप। यहाँ r कैप एक एकांक सदिश है जो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करेगा, जो कि इस स्थिति सदिश की दिशा में होता है। तो रेखीय आवेश घनत्व के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका व्यंजक इस प्रकार से दिया जाता है। दूसरा जो अपना पॉइंट था पृष्ठ आवेश वितरण, उसके कारण भी अपन नेक्स्ट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मापन करते हैं। तो नेक्स्ट है पृष्ठ आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पुनः अपन मान के चलें, अब की बार अपने पास एक पृष्ठ है और उस पृष्ठ का आवेश घनत्व कितना है सिग्मा, क्योंकि पृष्ठ आवेश घनत्व को अपने सिग्मा से डिनोट किया था। उस पृष्ठ को अपने नाम दिया S। तो पृष्ठ का अल्पांश क्षेत्रफल ds होगा, उससे स्थिति सदिश r वेक्टर पर कोई परीक्षण आवेश पुनः मान के चले Q नोट है तो उस पर आवेश कितना होगा dq इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ds। डायग्राम से समझिए इसको अपन। तो यहां पे एक पृष्ठ माना अपन ने, ये पृष्ठ माना है, पृष्ठ को नाम दिया है S, जिसका सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है और पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो ये मान लिया पॉजिटिवली चार्ज। इसका एक अल्पांश है, ये एक अल्पांश मान के चल रहे हैं, अल्पांश को नाम देंगे ds। तो इस अल्पांश से, अल्पांश है जिसको अपन बहुत छोटा मानते हैं, इसलिए इस पर जो उपस्थित आवेश होता है उसको अपन बिंदु आवेश की श्रेणी में मान सकते हैं। तो इस अल्पांश से कितनी दूरी पर r वेक्टर स्थिति सदिश पर कोई बिंदु P स्थित है, इस पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने को इस अल्पांश का जो आवेश है वह भी अपन लिख चुके हैं। dq इज इक्वल्स टू कहां से आएगा, वो अपना फॉर्मूला अपन ने अभी पढ़ा था, फॉर्मूला था सिग्मा इज इक्वल्स टू dq अपॉन ds। तो यहां से dq बराबर क्या आ जाएगा सिग्मा इंटू ds। तो उस अल्पांश पर आवेश इतना होगा। तो इस बिंदु आवेश की तरह अपन मान सकते हैं। तो इसके कारण इस पर कितना बल लगेगा, पुनः कूलाम नियम से बल dF वेक्टर इज इक्वल्स टू k q1 q2 मीन्स q नोट dq अपॉन r² r कैप। dq की वैल्यू रख दी सिग्मा इंटू ds, ये सिग्मा की फॉर्म में लिख दिया आपने पृष्ठ आवेश घनत्व की फॉर्म में। यहां r कैप पुनः एकांक सदिश है। तो कुल पृष्ठ S द्वारा Q नोट पर कितना बल लगेगा, तो कुल बल कितना, कुल बल के लिए अपन पुनः इसका समाकलन करेंगे। समाकलन करेंगे तो F वेक्टर बराबर अपने को मिलेगा Q नोट नियत था बाहर आ गया, K का मान रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, सरफेस इंटीग्रल वहां था लाइन इंटीग्रल, यहां सरफेस की बात हो रही है तो सरफेस इंटीग्रल सिग्मा ds अपॉन r² r कैप। यहां r कैप एकांक सदिश जो इस परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल की दिशा को व्यक्त करेगा। तो अपन लिख सकते जब अपने को बल मिल गया तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी मिलेगी। तो अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, फॉर्मूला होता है F वेक्टर अपॉन Q नोट। F वेक्टर का मान समीकरण 1 से रखा, Q नोट से Q नोट कैंसिल आउट हो गया, अपने पास बचेगा सिग्मा भी कांस्टेंट है, घनत्व है तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया समाकलन से सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये सरफेस
समाकलन, पृष्ठीय समाकलन या सरफेस इंटीग्रल ds अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। यहां आर कैप जो है वो पुनः एकांक सदिश है। इस समीकरण में यह विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। तो इस प्रकार से अपन द्विमीय जो ज्यामिति है उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है त्रिविमीय के लिए। त्रिविमीय होगा आयतन आवेश वितरण, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कितना वो अपन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो माना पुनः एक कुल आयतन है जो V माना है, उसका आयतन आवेश घनत्व है रो, क्योंकि आयतन आवेश घनत्व को अपन ने किससे डिनोट किया था, रो से। अल्पांश आयतन, तो यहां पे अपन डायग्राम ड्रॉ कर लें। ये एक आयतन V मान के चल रहे हैं जो कि रो आवेश घनत्व से आवेशित है। ये कुल आयतन है। धनावेशित मान सकते हैं इसको, अपन ने माना है पॉजिटिवली चार्ज्ड है। समरूप है जिसको नाम दिया V। रो इसका आवेश घनत्व है। तो इसमें एक अल्पांश होगा, एक अल्पांश मान के चलें, ये एक अल्पांश है। अल्पांश बिल्कुल अल्प होता है तो इसको अपन एक बिंदु की तरह मान सकते हैं और इस पर उपस्थित आवेश होगा बिंदु आवेश। तो अल्पांश को नाम दिया है dv। इस अल्पांश के केंद्र से r वेक्टर सदिश पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। ये बिंदु P है और ये है पृष्ठ आवेश घनत्व रो है, ये P है। तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए यहां एक परीक्षण आवेश Q नोट मान के चलते हैं। तो इस अल्पांश dv के लिए अल्पांश आयतन आवेश घनत्व रो इज इक्वल्स टू, परिभाषा से अपन लिख सकते हैं dq अपॉन dv। तो यहां से dq क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dq इज इक्वल्स टू मिलेगा रो इंटू dv। तो ये इस अल्पांश पर उपस्थित क्या आ गया, आवेश आ गया। तो इस बिंदु आवेश द्वारा परीक्षण आवेश Q नोट पर कितना बल लगेगा, पुनः कूलाम नियम से। कूलाम नियम क्या कहता है, कूलाम नियम ये कहता है कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगा जो बल है वो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसी से अपन ने लिखा है आवेश अल्प है तो बल भी क्या होगा, अल्प होगा। तो dF वेक्टर बराबर बनेगा k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो k q1 q नोट q2 dq अपॉन r स्क्वायर r कैप। dq का मान यहां से रखा तो dF वेक्टर बराबर मिलेगा k q नोट, dq रखा तो रो इंटू dv और अपॉन r स्क्वायर r कैप। ये तो इसके कारण है। अब कुल आयतन के कारण निकालेंगे तो इस वाले समीकरण का अपन क्या करेंगे, समाकलन। जब अपन इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन dF ये बचेगा f और यहां बचेगा आयतन समाकलन, आप इसको कह सकते हो वॉल्यूम इंटीग्रल, और k q नोट रो dv अपॉन r स्क्वायर r कैप। तो कुछ इस प्रकार से अपने को प्राप्त होता है। अतः आयतन आवेश वितरण द्वारा लगा कुल बल, तो कुल बल कितना हो जाएगा, F वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा Q नोट अपॉन, Q नोट कांस्टेंट था बाहर आ गया, K का मान रख दिया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट वॉल्यूम इंटीग्रल लेमडा रो से डिनोट किया आयतन आवेश घनत्व को, तो यहां आएगा रो इंटू dv अपॉन r स्क्वायर r है। ठीक इसी प्रकार से अपन लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बनेगी, फॉर्मूला होता है E वेक्टर इज इक्वल्स टू F वेक्टर अपॉन Q नोट। F वेक्टर का मान इस समीकरण 1 से रखें, 1 से रखेंगे तो Q नोट से तो Q नोट कैंसिल आउट होगा, रो है आयतन आवेश घनत्व है जो कांस्टेंट है घनत्व है, बाहर आएगा समाकलन से, तो रो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट dv अपॉन r स्क्वायर, ये वॉल्यूम इंटीग्रल r कैप। यहां r कैप एकांक जो आपने परीक्षण आवेश दिया उस पर लगने वाला बल की दिशा को, और यहां r कैप उस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतत आवेश वितरण के कारण निकाल सकते हैं, जो कि 3 प्रकार से अपन ने पढ़ी है, रेखिक आवेश के द्वारा, पृष्ठ आवेश के द्वारा, आयतन आवेश के द्वारा। तो तीनों के कारण अपन इस प्रकार से इनका व्यंजक निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक अपना आएगा गाउस का नियम। काफी महत्वपूर्ण है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, और उसके कुछ अनुप्रयोग जिसकी चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।